अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ग्रीन क्रिस्टल। आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ लेकर 9वीं जमात का साइंस, जौहर, सालिमात और आयन का कंटिन्यूएशन, जो कि एटम या फिर एटॉमिक थियोरी यानी जॉन डाल्टन की एटॉमिक थियोरी से रिलेटेड है। ओके, तो आपको बताती जाऊँ कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कीमियाई इत्तिहाद के कवानीन और कमियत के बका का कानून, है ना। तो कीमियाई इत्तिहाद के कवानीन यानी कमियत के बका का कानून और मुस्तकिल तनासुब का कानून, ये दो कवानीन मिलकर इसको कहते हैं हम कीमियाई इत्तिहाद के कवानीन, है ना। तो जिस तरह यहाँ पर हम जानते हैं ना कि एक आंसर दूसरे आंसर के साथ मिलकर कोई और मॉलिक्यूल बनाता है, एक सालिमा बनाता है। ओके, तो ये क्या है, कमियत की बका का कानून, यानी कि एक कोई भी अनासिर हो तो वो हमेशा बाकी रहते हैं, ना तो उसको खलक किया जा सकता है ना ही उसको तबाह किया जा सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमने लिया कार्बन और ऑक्सीजन, और इस तरह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो अगला कानून जो था मुस्तकिल तनासुब का कानून, यानी कि मुस्तकिल तनासुब मतलब एक ही तनासुब में एटम्स या फिर अनासिर जो है एक पर्टिकुलर तनासुब में एक रेशियो में पाए जाते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन और अमोनिया में अगर हम देखेंगे, अमोनिया में तो नाइट्रोजन हमेशा N2 और 3H2 मिलकर दो सालिमे बनते हैं अमोनिया के। ओके, ये N यहाँ पर जो दो थे, है ना। तो नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन का जो सालिमा होता है, नाइट्रोजन का आंसर का जो एक सालिमा होता है ना, तो ये 2 N से बनता है। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर इसका जो है एटॉमिक कमियत इसकी 14 है, और यहाँ पर क्या है, इसका 3H2। ओके, 3H2, H2 यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी देखो यहाँ पर 2 H एटम मिलकर, 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर एक हाइड्रोजन आंसर बनता है। ओके, तो इस तरह से जो है अमोनिया बनने के लिए 2 NH3 यानी कि एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, यानी कि एक जो है मुस्तकिल तनासुब या कांस्टेंट रेशियो का होना ज़रूरी है। ये 2 नाइट्रोजन, ओके, नाइट्रोजन, और यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम है ना, तो हर 2 के साथ 3 क्या है, हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक तरफ, और इसके अलावा हम जानते हैं कि 19वीं सदी के अवाइल में, जो कि इससे 19वीं सदी के अवाइल या फिर 18वीं सदी के अवाखिर में ये बात ज़ाहिर हो चुकी थी, यानी ये कवानीन सब प्रपोज किए जा चुके थे। किसके ज़रिए, एंटोइन लुइजर और प्रोस्ट के ज़रिए, जोसेफ प्रोस्ट के ज़रिए ये कवानीन जो है पेश किए जा चुके थे। ओके, तो इसके अलावा अब क्या बात थी कि इन कवानीन को प्रूव करना, इन कवानीन को साबित करना। ये साबित करने का काम किसने किया, जॉन डाल्टन ने किया। ओके, तो जॉन डाल्टन ने 19वीं सदी के अवाइल यानी अवलीन दौर में, यानी कि 1801 से 1810, उस दौर के में जो है जॉन डाल्टन ने बहुत से ऐसे सवालात के जवाब दिए जो उस वक्त साइंसदानों के दिमाग में घूम रहे थे, है ना, उस वक्त लोगों के जहन में घूम रहे थे। आजकल हम लोग इस बात को जानते हैं, तो इस बात को हम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते कि हाँ ये है, ये चीज़ें हम, क्योंकि इसको हमको जो है ये चीज़ें साबित होकर मिली हैं, राइट। तो अब यहाँ पर क्या था, इन्होंने जो कि जॉन डाल्टन ने इस नज़रिए की बुनियाद डाली थी। किस नज़रिए की, डाल्टन की एटॉमिक थियोरी या फिर डाल्टन का जौहरी नज़रिया, इसकी बुनियाद डाली। और
ये जॉन डाल्टन कौन था? जॉन डाल्टन की पैदाइश जो है 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहे के घर में हुई थी। ओके, 12 साल की उम्र में उन्होंने एक उस्ताद की हैसियत से अपना करियर शुरू किया। देखिए आपकी उम्र के थे ये, 12 साल की उम्र में एक उस्ताद की हैसियत से उन्होंने अपना करियर शुरू किया। 7 साल के बाद वो स्कूल के प्रिंसिपल मुकर्रर हुए। 12 साल से 7 साल के बाद, यानी कितने साल? कितने साल? तकरीबन 19 साल की उम्र में, है ना। तो 1793 में वो एक कॉलेज में रियाजी यानी मैथमेटिक्स, तबीयात यानी फिजिक्स और इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री की तदरीस के लिए मैनचेस्टर चले गए। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा वहाँ पर ही तदरीस और कहाँ पर? मैनचेस्टर में तदरीस और तहक़ीक़, रिसर्च, टीचिंग और रिसर्च में गुजारा। 1808 में 19वीं सदी के अवाइल ही वो आए। तो फर्स्ट डिकेड कह सकते हैं हम, पहली दहाई में उन्होंने एटमी नज़रिया पेश किया जो कि मादे के मुताले में एक बड़ा ही अहम नुक्ते तग़य्युर साबित हुआ। ओके, तो एटमिक थियरी क्या है? डाल्टन के एटमिक थियरी के मुताबिक तमाम मादे, ख़्वाह वो अनासिर हों, मुरक्कब हों या आमेज़ें हों, बहुत छोटे ज़र्रात से मिलकर बनते हैं जिन्हें हम एटम या फिर जौहर कहते हैं। ओके, तो इसको हम कहते हैं जौहरी नज़रिया या फिर एटॉमिक थियरी, और इसके उसूल दिए गए हैं यहाँ पर आपको। पहले मैं आपको उसूल बताऊंगी। 6 उसूल मौज़ूआत हैं, तो ये 6 उसूल मौज़ूआत आपने जहन में रखने हैं। उसके बाद हम 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। ओके, तो डाल्टन का जो है डाल्टन का जौहरी नज़रिया। तो सबसे पहला उसूल मौज़ूआ है तमाम मादे बहुत छोटे ज़र्रात से मिलकर बनते हैं जिन्हें एटम कहते हैं। दूसरा उसूल मौज़ूआ है एटम नाकाबिले तक़सीम ज़र्रात होते हैं जिन्हें किसी कीमियाई तामुल में ना तो खलक किया जा सकता है और ना ही तबाह किया जा सकता है। नेक्स्ट, थर्ड उसूल मौज़ूआ है तीसरा, दिए गए किसी एक अंसर में एटम कमियत और कीमियाई तामुल नहीं आना चाहिए, यहाँ पर कीमियाई खुसूसियात आना चाहिए। ओके, तो ये आपके बुक में जो है कीमियाई तामुल दिया गया है। तो एटमिक कमियत और कीमियाई खुसूसियात में मुमासिल होते हैं। जो चौथा उसूल मौज़ूआ है ये तीसरे का बिल्कुल अपोजिट है। ये क्या था? एक आंसर के एटम कमियत और कीमियाई खुसूसियत में मुमासिल होते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ अनासिर के एटम की कमियत और कीमियाई खुसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। ओके, नेक्स्ट, पांचवा उसूल मौज़ूआ जो डाल्टन ने पेश किया, मुरक्कबात बनाने के लिए एटम छोटे सही आदात के तनासुब में मुत्तहिद होते हैं। यहाँ पर सही आदात पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, किसी दिए हुए मुरक्कब में एटम की किस्म और तादाद मुस्तकिल होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। ओके, तो पहली बात क्या है यहाँ पर कि तमाम मादे बहुत छोटे ज़र्रात से मिलकर बनते हैं जिन्हें हम एटम कहते हैं। तो कल मैंने आपको एक मिसाल के तौर पर चॉकपीस का पाउडर वगैरह दिखाया था, है ना। तो ये क्या था? ये क्या है? तमाम मादे। अब जो चॉकपीस का टुकड़ा था वो क्या है? किससे मिलकर बना है? बहुत छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनता है। हाँ, अगर हम कोई भी चीज़ लें, अगर हम चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट क्रश होकर जब हमारे मुंह में घुलने लगता है तो वो छोटे ज़र्रात में तब्दील होता जाता है ना। तो इससे क्या साबित होता है कि तमाम मादे बहुत ही छोटे ज़र्रात से मिलकर बनते हैं और जिनको हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं एटम। ओके, एटम कहते हैं ये छोटे ज़र्रात। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? एटम नाकाबिले तक़सीम ज़र्रात होते हैं जिन्हें कीमियाई तामुल में ना तो खलक किया जा सकता है ना ही तबाह किया जा सकता है। यानी अब देखिए, चॉकपीस पाउडर जो हमारी उंगलियों पर लग जाता है, क्या इसे हम और तकसीम कर सकते हैं? नज़र ही नहीं आता है ना। तो ये बहुत ही छोटे ज़र्रात होते हैं। एटम क्या है? बहुत ही नाकाबिले तक़सीम होते हैं और इसे तकसीम नहीं कर सकते आगे।
ایک بار یہ تقسیم ہو چکے یہ بہت ہی چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو کسی بھی کیمیائی تعامل میں اس کو ہم مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی بھی کیمیائی تعامل کا اگر ہم اگزامپل لیں تو کیا ہے، اگر ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں جو ہے کاربن اور آکسیجن کس طرح سے بنتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پر ایک تو کاربن اور آکسیجن یہ دونوں قدرت میں موجود عناصر ہیں، اس کو ہم نے تخلیق نہیں کیا، ہم نے کسی چیز کو یہاں پر پیدا نہیں کیا اور نہ ہی ہم اس کو تباہ کر سکتے ہیں۔ قدرت میں جو عناصر، جو چیزیں، جو مادی اشیاء یا پھر جو ایٹم موجود ہیں ہمارے اطراف جہاں بھی ہم نظر ڈالیں تو وہ ویسی کی ویسی ہوتی ہیں، اس کو ہم ایک چیز سے دوسری چیز میں بدل سکتے ہیں، لیکن نہ ہی ہم اس کو تباہ کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس کو پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر اس کو ہم نے پیدا بھی نہیں کیا، ہم نے اس کو تباہ بھی نہیں کیا، بلکہ دو مختلف مادوں کو لے کر ہم نے ایک تیسری چیز بنائی، دو مختلف اشیاء کو لے کر ہم نے ایک تیسری چیز بنائی جس میں یہ جیسی کی تیسی موجود ہے۔ یہاں پر ایک کاربن ہے تو ایک ہے، یہاں پر دو آکسیجن ہے تو دو ہے، یہاں پر ہے نا، تو جیسے کا ویسا رہتا ہے۔ تو یہاں پر جیسے مطلب یعنی یہ کہ یہاں پر جو سیکنڈ اصول موضوع ہے یہ ثابت کرتا ہے لوئزر کے قانون کو، کمیت کی بقا کے قانون کو، یعنی کہ کیمیائی تعامل میں کسی بھی مادے کو نہ ہی خلق کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی تباہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جو ڈالٹن کا نظریہ ہے میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو کہ یہ دونوں قوانین پر منحصر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے نا، تو اس دونوں قوانین کو ہی ڈالٹن نے ثابت کیا تجربے کے ذریعے اور یہ نظریہ پیش کیا۔ تو نیکسٹ اس کے بعد کیا ہے، تھرڈ پوائنٹ، دیے گئے کسی ایک عنصر کے ایٹم کمیت اور کیمیائی خصوصیات میں مماثل ہوتے ہیں۔ اوکے، تو جس طرح ہم یہاں پر کیا ہے، کوئی بھی ہم کو ایک عنصر دیا گیا ہو، سمجھو کہ ہمارے پاس جو ہے ایک ایلیمنٹ اے اور بی ہے، کوئی بھی ایک شے بی اور ایک شے اے ہے، اوکے، تو یہ دونوں مختلف ہیں۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں مختلف ہیں، لیکن اگر ہم اے کو دیکھیں گے، صرف اے کو کنسیڈر کریں گے تو کیا ہے وہاں پر کہ دیے گئے کسی ایک عنصر میں اگر ہم صرف اے کو کنسیڈر کریں تو اس ایٹم کی کمیت اور اس کے کیمیائی تعامل، جو اس کی کیمیائی جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں، بالکل سیم ہوتی ہے۔ سمجھو کہ اگر اے ہی کا ہمارے پاس ایک اور مالیکیول موجود ہے، ایک اور ایٹم یہاں پر موجود ہے، تو اس میں ایلیمنٹ سمجھو کہ یہ ہمارا آکسیجن ہے، اوکے، آکسیجن ہے، او ہے صرف، تو یہ او جتنے بھی اگر ہم مختلف طریقے سے اس کو دیکھیں تو اس میں موجود ایٹم سیم ہی ہوں گے، اس میں موجود ایٹم سیم ہی ہوں گے، اوکے، یعنی کہ اس کی ایٹمک کمیت بھی مماثل ہے، کوئی اس میں مخالفت نہیں، یکسانیت پائی جاتی ہے، اوکے، تو اس کی جو ہے ایٹمک کمیت اور کیمیائی خصوصیت میں مماثلت پائی جاتی ہے اس طرح سے، اوکے۔ تو نیکسٹ فورتھ پوائنٹ کیا تھا کہ مختلف عناصر کی ایٹم کی کمیت اور کیمیائی خصوصیت مختلف ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اسی ایگزامپل میں ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں، تو جب عنصر اے بی کے ساتھ تعامل کرتا ہے تو اے بی بنتا ہے، رائٹ، تو اگر ہم اس بی کو دیکھیں، اوکے، تو بی کو دیکھیں تو یہ بی کا جو بھی اگر ہم اس کو زوم کر کے دیکھیں گے تو اس میں کیا ہے، بی کے ہی خصوصیات ہوں گے، ہے نا، یہ بی کا ایٹم ہے تو اس میں بی کے ہی خصوصیات ہوں گے، اگر یہ اے کا ایٹم ہے تو اس میں اے کے ہی خصوصیات ہوں گے، یعنی ایک عنصر کی اور دوسرے عنصر کی جو ہے ایٹم کی کمیت بھی مختلف ہوتی ہے اور اس کی کیمیائی خصوصیات بھی مختلف ہوتی ہیں، اوکے، مختلف ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ففتھ پوائنٹ کیا ہے،
एटम मुरक्कबात बनाने के लिए एटम छोटे सही आदात के तनासुब में मुत्तहिद होते हैं, है ना। तो ये है हमारा 5th पॉइंट। ये देखिए 5th पॉइंट यानी कि मुरक्कबात बनाने के लिए एटम छोटे सही आदात के तनासुब में होते हैं। यहाँ पर मैंने 3 मिसालें दी हैं आपको, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या है, पानी बनता है, वाटर। ओके, तो हम अगर इसके तनासुब को देखेंगे तो यहाँ पर एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है ना, 1:2, 1:2। यहाँ पर कार्बन भी एक, ऑक्सीजन भी एक, 1:1, और यहाँ पर हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन का 1। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये सब क्या है, मिसालें हैं किस बात को साबित करने के लिए कि मुरक्कबात बनाने के लिए एटम्स छोटे सही आदात, इस यहाँ पर जो है सही आदात को कंसिडर करो आप, सही आदात पर ध्यान दो कि ये सारे सही आदात हैं, 1 2 3, 1 2 या फिर 4 जो भी हैं। अगर हम यहाँ पर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन 1 ऑक्सीजन 1, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन पानी में हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, और NH3 में क्या है, हाइड्रोजन जो है 3 है और नाइट्रोजन 1 है, यानी अमोनिया में। तो इस तरह से क्या है, इससे क्या साबित होता है कि एटम जो कि हाफ या फिर 3/4 और 1/4 के किस्मों में नहीं पाए जाते, ओके, रैशनल नंबर में नहीं पाए जाते या फिर फ्रैक्शन में नहीं पाए जाते, बल्कि सही आदात में इसका तनासुब होता है। ओके, इसके छोटे सही आदात के तनासुब में पाए जाते हैं ये। ओके, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 6th पॉइंट, किसी दिए हुए मुरक्कब में एटम की तादाद, एटम की किस्म और तादाद मुस्तकिल होती है। समझो कि अभी इसी एग्जाम्पल से यहाँ पर समझो कि कोई एक मुरक्कब दिया गया है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमको दिया गया है, तो इसमें एटम की किस्म, यानी यहाँ पर क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। जब एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ तामुल करता है तभी बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहाँ पर एक ऑक्सीजन रहा तो ये बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो क्या है, किसी भी मुरक्कब में, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, पानी हो, अमोनिया हो या कुछ और हो, ओके, तो क्या होता है, ये मुस्तकिल एक दी गई तादाद में ही पाया जाता है। अगर यहाँ पर पानी, अगर H3O रहा तो ये पानी नहीं होगा, अगर HO रहा तो ये भी पानी नहीं होगा। जब तक ये H2O नहीं रहता, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जब नहीं मिलते, तब तक पानी का एक सालिमा नहीं बनता। ओके, तो यहाँ पर ये सारे उसूल मौज़ूआत एक्सप्लेन हो गए। ओके, तो इसके अलावा जो है एटम क्या है हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट जो है एटम क्या है, तो एटम क्या है, मज़ीद छोटे ज़र्रात हैं या फिर इसको तकसीम किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। तो इसको अब बताने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, तो क्या कभी आपने बिल्डिंग बनाते हुए देखा है, कभी आपने देखा है कि आपके घर के पास कहीं पर बिल्डिंग्स बन रही हैं, देखा है आपने। तो जो भी होता है कैसे बनती हैं, हर एक जो है दीवार बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनती है ना, हर एक दीवार बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनती हैं। तो एक दीवार बनने के लिए बहुत सारी ईंटें चाहिए होती है, और हमारा जो कमरा होता है, कमरा 4 दीवारों से मिलकर बनता है। अगर हम घर को देखें तो मुख्तलिफ कमरों से मिलकर बनते हैं, है ना, तो एक से ज़्यादा कमरों से मिलकर बनते हैं। तो ये क्या है कि यहाँ पर इमारत की बुनियादी इकाई क्या है, ये एक ईंट। इमारत की बुनियादी क्या है, बुनियादी इकाई या फिर इमारती इकाई यहाँ पर ईंट है ना। तो इसी तरह समझो कि अब हाइड्रोजन है, या फिर कोई और आंसर है, कोई और आंसर, कोई भी, ओके। तो जो भी अनासिर हैं वो
एटम से बनते हैं छोटे छोटे, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसकी जो इमारती इकाई क्या है, एटम होते हैं। तो एटम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहला क्या है, तमाम मादों की इमारती इकाई एटम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एटम बहुत ही छोटे होते हैं। थर्ड पॉइंट, ज़्यादातर अनासिर के एटम आज़ादाना तौर पर नहीं पाए जाते। इसको हम वन बाय वन आपको बताएंगे। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट था मैंने बताया यहाँ पर कि किस तरह से, अब अगर हम हमारा घर छोड़ो, अगर हम चूंटी का घर देखें या फिर अगर हम चिड़िया का घोंसला देखें, तो क्या है, चिड़िया के घोंसले किस तरह किससे बनते हैं, छोटी छोटी जो है पत्तियों से या फिर छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़ों से बनते हैं। तो वो लकड़ी के टुकड़े जो हैं वो क्या है, चिड़िया के घरों की इमारती इकाई होते हैं, है ना। और रेत की ज़र्रात क्या है, चूंटी के घरों की इमारती इकाई होते हैं। इसी तरह तमाम मादे जो दुनिया में पाए जाते हैं, सबकी इमारती इकाई क्या है, एटम होते हैं। और एटम बहुत ही छोटे होते हैं, हम देख नहीं सकते। अब स्टार्ट में मैंने यहाँ पर चॉकपीस टच किया था, है ना। तो चॉकपीस, अगर हमको चॉकपीस का पाउडर यहाँ पर नज़र नहीं आता, बाद में हमको नज़र नहीं आता, अभी भी उतना नज़र नहीं आ रहा है ना। तो ये क्या है, ये बहुत ही छोटे हैं, ये हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, दूरबीन की मदद से हम और टेक्नोलॉजी की मदद से हम देख सकते हैं। ये देखिए सिलिकॉन की सतह की तस्वीर। तो यहाँ पर ये क्या है कि एटम बहुत ही छोटे होते हैं, हर उस शेय से छोटे होते हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। लाखों एटमों को अगर मिलाकर बनाए जाएंगे तो उस मतलब एक पेपर की जो मोटाई होती है ना, ये जो मोटाई है पेपर की, ये मोटाई भी नहीं हो पाती जब लाखों एटमों को मिलाया जाए। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ओके, लेकिन जब इनकी जसामत इतनी गैर अहम है, इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी ये अहम क्यों है, क्योंकि ये ज़्यादातर आज़ादाना तौर पर नहीं पाए जाते। ये कैसे पाए जाते हैं, ये एटम जो है आयन बनाते हैं, और ये आयन बनाते हैं और सालिमात बनाते हैं। ओके, आयन और सालिमात बनाते हैं। जब ये आयन या सालिमात बड़ी तादाद में इकट्ठा होते हैं तो मादा बनता है, और ये मादा क्या है, इसको हम देख सकते हैं, इसको हम छू सकते हैं, इसको हम महसूस कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं, ये पेपर, ये पेंसिल, ये सारी चीज़ें क्या है, मादी अशिया हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी ज़र्रात से मिलकर बनती हैं, है ना। ओके, तो ये हो गया एटम के बारे में। तो इंशाल्लाह कल हम कंटिन्यू करेंगे अगला टॉपिक, या फिर अगला टॉपिक जो है एटमिक कमियत बाकी है। एटमिक कमियत के बाद हम जाएंगे सालिमात की तरफ। तो इसके लिए देखते रहिएगा ग्रीन क्रिस्टल अगले वीडियोस के लिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग।